माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। कहानी 1850 के पहले की है। 1850 आते आते घटनाक्रम में तेजी आती है। मैं बात कर रहा हूं अरल सागर की। क्या? अरल सागर की। ये सागर दो देशों के मध्य है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ये सागर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सागर था। इसका अगर हम एरिया देखें तो 68,000 वर्ग किलोमीटर। उन्नीस 1950 में क्या होता है? रूस योजना बनाता है। योजनाओं के द्वारा, पंचवर्षीय योजना, उन योजनाओं के द्वारा वो बृहद स्तर पर क्या डेवलपमेंट कार्य करता है। अरल सागर में भी ये डेवलपमेंट कार्य शुरू होता है और अरल सागर के चारों तरफ किसी क्षेत्र का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें आने वाली जो नदियां हैं, सरदरिया और अमुदरिया। क्या? सरदरिया, अमुदरिया। इन दोनों नदियों के प्रवाह में बृहद स्तर पर परिवर्तन किया जाता, यानी उस पर टैंक बनाए जाते, बिजली हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जाते, नहरों को निकाला जाता। तो नदी का प्रवाह भी कम हो गया। इधर चारों तरफ डेवलपमेंट कार्य हो रहा है, कृषि संबंधित क्षेत्रों को निकाला जा रहा है। परिणाम क्या हुआ? अरब सागर वर्तमान में 75% समाप्त हो गया है। और कोई भी इकोसिस्टम जब समाप्त होता है तो उसका असर कितना घातक, कितना भयानक होता है, एक कोरोना से केवल क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। अब इसके बाद विश्व स्तर पर चर्चा हुई और विश्व बैंक, IUCN, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर इसके अरल सागर के रिस्टोरेशन का कार्य शुरू किया है। कुछ स्तर पर रिकवरी भी होने लगी है। तो ये आज की छोटी कहानी थी। आज हम लोग जलीय परितंत्र में ज्वार नद मुख, क्या ज्वार नद मुख के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वार नद मुख, स्टोरी। अब क्या होता है स्टोरी, इसको हम लोग देखते हैं। स्टोरी को देखने के बहाने हम लोग चलते हैं सागर के तटों पर और वहां का अवलोकन करते हैं। अब सागर तट पर जब हम अगर गए, भारतीय सागर तट पर चलते हैं, तो भारतीय सागर तट, क्या भारतीय सागर तट, आप ये अपना इनक्रेडिबल इंडिया है, यहां से सागर शुरू होता है। हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये क्या, ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर। ठीक है। और ये हिंद महासागर, हिंद महासागर का ही भाग है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। अब हम भारतीय तट पर पहुंचे
अवलोकन करने के लिए कि नदियों का कैसा प्रवाह हो रहा है, क्या नदियों का कैसा प्रवाह हो रहा है। तो आपको बहुत सारी नदियां ऐसे मिलेंगी। अधिकांश नदियां पूर्वी तट पर जाती हैं, कुछ नदियां इधर जाती हैं। अब यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे तो नदियों का जल यहाँ पर आपको मिलेगा, क्या यहाँ तक नदियों का जल मिलेगा, और फिर क्या सागर का जल मिलेगा। इसी तरह हर जगह, क्या इसी तरह हर जगह आपको ऐसी स्थिति मिलेगी कि नदियां अपना जल क्या कर रही हैं, नदी है अपना जल क्या कर रही है, समुद्र में गिरा रही है। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र है जहां समुद्र में नदियां जल गिराती हैं, वो कैसी स्थिति बनती है, वहां पर समुद्र का भी कुछ गुण होगा, क्या समुद्र का भी यहाँ पर गुण होगा, क्या इस पर समुद्र का भी गुण होगा। ठीक है, समुद्र का भी गुण होगा और नदी का भी गुण होगा। दोनों का गुण यहां पर होगा, क्या दोनों का गुण यहां पर होगा। ठीक है, इसी क्षेत्र को, ये जो एक इकोसिस्टम बन गया क्योंकि इसमें दोनों का गुण है, तो इसी क्षेत्र या इसी इकोसिस्टम को क्या कहते हैं, ज्वार नद मुख। क्या ज्वार नद मुख इसी सिस्टम को कहते हैं। अब यहां पर आप अगर देखेंगे तो लवणता, क्या यहां पर अगर हम लवणता की बात करें तो नदियां प्रवेश कर रही, तो नदियों में लवणता होता नहीं क्योंकि फ्रेश वाटर है। वो समुद्र प्रवेश कर रहा है, इधर से प्रवेश नहीं कर रहा है, समुद्र से मिल रही है, तो समुद्र का जो लवणता होता है कम से कम 35 पीपीटी होता है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, लवणता 0 से 35 पीपीटी होगा, पार्ट पर 1000। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस्चुरीज क्षेत्र। क्या एस्चुरीज क्षेत्र। अब एस्चुरीज का कितना महत्व है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं। क्या एस्चुरीज का कितना महत्व है, एक एग्जाम्पल से आप देखिए। आपने सुना होगा मेसोपोटामिया, क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये जो सभ्यता है इसका विकास ही ज्वार नद पर हुआ था। क्या ज्वार नद पर ही हुआ था। दजला फरात करके नदी थी, और इसी नदी के क्या एस्चुरीज पर मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ था। ठीक है, अब ये एस्चुरीज जो हैं, आप मैंने यहाँ भी आपको बताया, यहाँ भी बताया, यहाँ भी बताया, यहाँ भी बताया। ठीक है, कि ये एस्चुरीज का वितरण है। ठीक है, लेकिन इनको एस्चुरीज जो इधर का क्षेत्र है, इनको एस्चुरीज नहीं माना जाता, क्योंकि माना जाता है क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति का क्या अधिक कह सकते हैं जमाव है। तो इसका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, अलग मैंग्रोव वन के रूप में करते हैं। लेकिन अगर देखें तो एस्चुरीज की परिभाषा में आता है, यहाँ पर डेल्टा भी बन जाता है, इसलिए इसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया क्यों एस्चुरीज में नहीं रखा जाता है, रियलिटी में एस्चुरीज ही, लेकिन नहीं रखा जाता क्योंकि मैंग्रोव और डेल्टा जैसे यहाँ पर जो मैंग्रोव जैसा वन और डेल्टा जैसे स्थलाकृति का प्रभाव ज्यादा रहता है, इसलिए उसके अंतर्गत हम इसको अध्ययन करते हैं। अब जैसे लैगून भी क्या है, लैगून भी एक एस्चुरीज है। क्या लैगून एक प्रकार की एस्चुरीज है। लैगून किसे कहते हैं, एक झील होती है। क्या एक झील होती है, जैसे ये समुद्र है और ये ऐसे झील है। ठीक है, यानी समुद्र से मिली हुई झील, उसे ही लैगून बोलते हैं। ठीक है, तो लैगून भी किसमें आता है, लैगून भी एस्चुरीज वाले क्षेत्र में आता है। खाड़ी, क्या नदी जहाँ गिरती है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश का, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आती हैं, तो क्या बन जाता है, खाड़ी बन जाता है। तो खाड़ी को भी हम क्या इसी में रखते हैं। लेकिन
खाई का अलग भी अध्ययन किया जाता है। बहुत सारे पत्तन भी क्या एस्चुरीज पे बनते हैं। तो एस्चुरीज का जो एरिया या पैमाना है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। क्या बहुत ज़्यादा व्यापक है। तो इतना आपको मैंने एस्चुरीज के बारे में साधारण समझ बताई। अब एस्चुरीज की क्या भूमिका होती है, क्या एस्चुरीज की क्या भूमिका होती है, इसको हम लोग देखते हैं, या कह सकते हैं क्या फायदा होता है, इसको देखते हैं। एस्चुरीज पहला जो आप कह सकते हैं कि एस्चुरीज का जो फायदा है वो वाटर को क्या कर सकता है, वाटर को नहीं, ऐसा नहीं कि पोषक तत्वों को क्या करता है, रिसाइकिल करता है। क्या पोषक तत्वों को रिसाइकिल करता है। पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, ठीक है, पुनर्चक्रण करता है। पहला काम इसका यही। दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा काम है ये बहुत से जीवों को क्या देता है, आवास देता है। बहुत से जीवों को आवास देता है। ठीक, दूसरा काम ये कि बहुत से जीवों का क्या है, ये घर भी है। क्या घर भी है। अब यहाँ पर अगर एस्चुरीज पर कोई समुदाय रह रहा है, समुदाय का मतलब कोई भी मनुष्य का समुदाय आप ले लीजिए, कोई भी समुदाय रह रहा है तो समुदाय को भी ये सेवा देगा। क्या समुदाय को रोजगार, अगर मनुष्य है तो क्या रोजगार देगा। कैसे रोजगार देगा, यहाँ पर मछलियाँ होंगी। क्या यहाँ पर मछलियाँ होंगी तो क्या हो जाएगा, मछली का रोजगार उनके पास होगा। क्या मछली का रोजगार उनके पास होगा। अगला फायदा क्या देगा, प्रदूषक जो हैं, क्या अगर नदियों के द्वारा कुछ प्रदूषक आए हैं तो प्रदूषकों का क्या करेगा, अवशोषण कर सकता है। या प्रदूषकों का अवशोषण कर सकता है, यानी प्रदूषक को समुद्र में जाने से क्या पहले ही रोक सकता है। क्या समुद्र में जाने से पहले ही प्रदूषक को रोक सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है यहाँ पर, और क्या फायदा हो सकता है। अभी हमने रोजगार की बात की तो हम यहाँ पर मत्स्य कृषि की बात कर सकते हैं। क्या मत्स्य कृषि भी की जा सकती है। पर्यावरण सौहार्दता के साथ मत्स्य कृषि भी की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बात किया कि ये नदी से जल और समुद्र से जल, तो जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर क्या एक जो समुद्र अधिक क्या तीव्र गति से इस तट को अपरदित करना चाहिए था वो इसके कारण नहीं कर पाता। तो कह सकते हैं तटीय अपरदन को भी क्या रोकता है। क्या तटीय अपरदन अपरदन का रोकथाम करता है। क्या तटीय अपरदन का रोकथाम करता है। ठीक है, ये इतना आपको अगर ज्वारनद के बारे में आता है तो इतना आप क्या गिनाएंगे, इतना कार्य करता है इकोसिस्टम सर्विस या एस्चुरीज इकोसिस्टमिक सर्विस। ठीक है, ये इतनी सेवा देता है। अब एस्चुरीज क्यों हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इस पर बहुत सारे संकट है। क्या संकट है, और एस्चुरीज दिन ब दिन क्या हो रही हैं, उनका आकार घट रहा है। तो क्या क्या संकट है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या इसको भी हम लोग देखते हैं। हम लोग जलीय परतंत्र में उन्हीं परतंत्र को देख रहे हैं जो जिस पर क्या है, संकट है। क्या संकट है इन पर, इसको हम लोग देखते हैं। एस्चुरीज जो हैं उन पर क्या संकट है इसको हम लोग देखते हैं। पहला जो संकट है, एस्चुरीज के पास जल की क्या है, कमी है। अब क्यों कमी है, क्या आप कह सकते हैं जल की कमी
अब इसको समझ लेते हैं क्यों कमी है। जल नदी द्वारा ले जाया जाता है। क्या? जल नदी द्वारा ले जाया जाता है। अब आप नदी को देखेंगे तो पूरे विश्व का एक घटनाक्रम है कि हर नदी पर अधिक से अधिक बांध बना दो। क्या? हर नदी पर अधिक से अधिक बांध बना दो। आप अगर गंगा नदी के तट पर अगर रहते होंगे या किसी भी नदी के तट पर रहते होंगे और 20-25 साल आपकी उम्र है, तो 20-25 साल पहले आपने क्या देखा था नदी के बारे में और आज कैसी नदी है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इतना बांध बना दिया गया है नदियों को, बांध के द्वारा कह सकते हैं नदियों को बांध दिया गया है। बांध के द्वारा नदियों को बांध दिया गया है, जकड़ दिया गया है और उनमें जो एक प्रवाह होना चाहिए, मिनिमम प्रवाह होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो नदियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में ये बांध ने भूमिका निभाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों कमी हुई? क्योंकि बहुत सारे बांध बनाकर हम क्या बिजली का उत्पादन करते हैं और जिससे यहाँ पर जल की कमी आ रही है। तो जल अगर पहुंचेगा नहीं तो एस्चुरीज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका जो इकोसिस्टम है वो समाप्त हो जाएगा। क्या? इकोसिस्टम जो है उसका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ और देख सकते हैं, जब कभी बारिश ज्यादा हुई, क्या बारिश ज्यादा हुई, अब बांध को खोलना पड़ेगा। बांध को जब खोला जाएगा तो हो सकता है एस्चुरीज में अचानक ज्यादा जल पहुंच जाए। तो वहां पर दोनों स्थिति क्या, दोनों स्थिति में उसके लिए क्या है, नुकसानदायक है। दोनों स्थिति नुकसानदायक है। अगला अगला संकट क्या है? मत्स्य कृषि। अभी हम लोगों ने बात किया, क्या? मत्स्य कृषि। अब मत्स्य कृषि जब कोई व्यक्ति करता है, अगर किसान करता है तो वो ज्यादा उसमें किसान, वर्तमान किसान वो भी कह सकते हैं टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करता है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लो ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ों का प्रयोग मत करो जो किसको इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए। तो आज का किसान भी बहुत सारी ऐसी चीज़ प्रयोग कर रहा है जो इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो मत्स्य कृषि को अगर व्यापारी वर्ग या कोई भी कह सकते हैं जिसमें उद्यमता बहुत है, यानी पैसा कमाने की बहुत चाह है, कितना पैसा मिल जाए, तो वो अगर मत्स्य कृषि वहां पर करता है तो क्या करेगा, वो एस्चुरीज को भी बांधने का काम करेगा। क्या? एस्चुरीज को बांधने का काम करेगा। मत्स्य कृषि तो इसी तरह की जाती है, जैसे एग्जाम्पल ये क्या है, इधर सागर है, तो अगर मत्स्य कृषि करना है तट पर तो ऐसे ऐसे क्या कर दिया जाएगा, किसी के द्वारा इसको जाल के द्वारा अगर समझ लें, क्योंकि तो जाल के द्वारा इसको बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर मछली को पाला जाने लगा। क्या? मछली को पाला जाने लगा। तो मछली को पालने के बाद उस सीरीज में आप बहुत सारा क्या भेजेंगे, मछली का भोजन और विभिन्न प्रकार के मछली के भोजन। क्या? विभिन्न प्रकार के भोजन भेजेंगे मछली के लिए। आपको एक जानकर हैरानी होगी कि मछली जब पाला जाता है तो अगर जैसे मुर्गे का भाव बहुत गिर गया और उसमें कोई बीमारी आ गई और मुर्गे सब मर रहे हैं, तो उन सभी मुर्गों को क्या किया जाता है, उस मछली के तालाब में छोड़ दिया था। अब वही मुर्गों में कितना रोग है, उसको क्या मछली खाती है, मछली खाएगी तो उसको मनुष्य खाएगा, उसको भी नुकसान। ठीक है, तो मत्स्य कृषि से क्या हो जाता है, एस्चुरीज को बांधने का काम हो जाता है और वहां पर विभिन्न प्रकार के क्या ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं मछली के लिए जो इस इकोसिस्टम के लिए क्या है, इकोसिस्टम के लिए खराब है। क्या? इकोसिस्टम के लिए खराब है। ठीक है, और क्या किया जाता है, अब जब मछली पालन किया गया तो वहां पर व्यवस्था की जाती है उसके लिए। तो उस व्यवस्था के दौरान एक किया जाता है ड्रेजिंग। क्या? ड्रेजिंग। ड्रेजिंग का मतलब कि अगर यहाँ पर बहुत सारा मिट्टी जमा हो गया, क्या मिट्टी जमा हो गया और उसमें कह सकते हैं एक वेटलैंड टाइप का बन गया, तो ड्रेजिंग में क्या किया जाए, इसको पूरा निकाल दिया जाएगा। क्या? पूरा निकाल दिया जाएगा। अब एस्चुरीज अगर दोनों का काम कर रही है, वेटलैंड का भी और एस्चुरीज का, तो और अच्छा होना चाहिए, लेकिन ड्रेजिंग के द्वारा क्या किया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये भी एक कह सकते हैं समस्या है। मत्स्य हमने बात कर ली, जल की कमी हमने बात कर ली, और क्या
अब तटीय क्षेत्र पर देखेंगे तो उद्योग बहुत ज़्यादा लगते हैं। क्या? तटीय क्षेत्र पर उद्योग बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब उद्योग जहाँ है तहाँ क्या होगा, वो कुछ ऐसा वेस्ट निकालेंगे जो पर्यावरण के नुकसानदेह होगा। बहुत कम उद्योग हैं जो कोई वेस्ट नहीं निकालते। क्या? कोई भी ऐसी अवशिष्ट चीज़ें नहीं निकालते जो पर्यावरण के लिए नुकसान ना करे। लेकिन बहुत सारे उद्योग क्या करते हैं, वो अवशिष्ट निकालते हैं या प्रदूषक निकालते हैं जो किसके लिए नुकसानदेह होता है, इकोसिस्टम के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं औद्योगिक कचरा की डंपिंग। क्या? औद्योगिक कचरा का डंपिंग। और क्या संकट है तटीय क्षेत्र पर? आप अगर तटीय क्षेत्र को देखेंगे पूरे विश्व में तो अधिकांश जनसंख्या तटीय क्षेत्र पर ही रहती है। क्या? अधिकांश जनसंख्या तटीय क्षेत्र पर ही रहती है। अब तटीय क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या है तो घर से बहुत सारा क्या कूड़ा करकट निकलता है। क्या? घर से बहुत सारा कूड़ा करकट निकलता है। भारत में अभी इतना सभी शिक्षित नहीं हुए हैं कि जो कूड़ा करकट है उसको अलग अलग करके रखा जाए जिससे रिसाइकलिंग हो सके। सब एक में कर दिया गया। अब एक में कर दिया गया तो उसको अलग अलग करना भी बहुत क्या होता है, श्रमसाध्य होता है, और कोई आदमी करेगा तो वो भयानक बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। जो घरेलू क्या है अपशिष्ट है वो भी क्या कर दिया जाता है, इसमें डंप होने लगा है। क्या? घरेलू अपशिष्ट कह सकते हैं। क्या? घरेलू अपशिष्ट कह सकते हैं। अब घरेलू अपशिष्ट का हम बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, बस टेक्नोलॉजी का केवल विकास इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया जाए कि जो भी घर में खाना या जो भी ऐसी चीज़ है कह सकते हैं बायो टाइप की, जिसमें क्या हम मीथेन प्राप्त कर सकते हैं। क्या? मीथेन प्राप्त कर सकते हैं तो घर पर बहुत सारा एनर्जी हम निकाल सकते हैं। उस एनर्जी का प्रयोग हम गैस सिलेंडर के रूप में कर सकते हैं। लेकिन अभी वो ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं है, विकसित नहीं हो, क्योंकि इस पर विकसित हो जाती, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि इसको क्या माना जाता है, कचरा है इसको फेंको। तो कचरा, अगर आप किसी को कचरे के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो आपको कितना सुंदर लगेगा, सामान्य सी बात है। और क्या? अगली समस्या संकट जो है वो है प्लास्टिक। क्या? प्लास्टिक। आप अपने चारों तरफ देखें तो आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखेगा। आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखेगा। आप कल्पना करके देखिए आपके अगल बगल कितना प्लास्टिक है। और ये सब प्लास्टिक जब क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है, काम योग नहीं होता, तो इसको आप क्या करेंगे, फेंका जाता है। अब इसको जब फेंकेंगे तो ये कहाँ फेंकेंगे, या तो आप कहीं पर डंप करें, या तो अधिकांश रूप से समुद्र में फेंका जाता है। जितने विकसित देश हैं वो क्या समुद्र में फेंकते हैं, नदियों में भी फेंका जाता। अब नदियों में अगर भारत में नदियों में अगर फेंका जा रहा है या तटीय क्षेत्र में ऐसी स्थिति है तो ये प्लास्टिक भी कहाँ जाएंगे, जहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, एस्चुरी क्षेत्र में जाएंगे। तो क्या होगा, एस्चुरी क्षेत्र का अवनयन और होगा। तो हम प्लास्टिक को भी रख सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक का जमाव। ठीक है, इतना संकट है किस पर, एस्चुरी क्षेत्र पर। अब संकट है तो इस संकट को हटाएगा भी कोई। अब ऐसे अगर संकट बना रहेगा तो एस्चुरीज सारी समाप्त हो जाएंगी। क्या? एस्चुरीज सारी समाप्त हो जाएंगी। तो अब अगर संकट है तो संकट को हटा दिया जाए तो समाधान हो जाता है। क्या? संकट को हटा दिया जाए तो समाधान हो जाता है। जब आपको कभी समाधान पेश करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, सुझाव में जो यह संकट है, इस संकट को क्या आप समाप्त करने की बात कहें। जैसे जल की कमी, तो आप ऐसा कहें कि ऐसी स्थिति बनाई जानी चाहिए कि जल का एक प्रवाह बना रहे।
क्या जल का एक प्रवाह बना रहे, जिससे एस्चुरी में जल अधिक और जल कम होने की समस्या से निजात पाया जाए। ठीक है। दूसरा, मत्स्यायन कृषि। मत्स्यायन कृषि को पर्यावरण के अनुसार किया जाए। दूसरा आप सुझाव क्या देंगे समाधान में? मत्स्यायन कृषि को पर्यावरण के अनुसार क्या किया जाए? पर्यावरण के अनुसार किया जाए उसको, कृषि को। और पर्यावरण की सर्विस को क्या, पर्यावरण जो सर्विस दे रही है उसका भी मोनेटाइजेशन किया जा सकता है ना। अब पर्यावरण की सर्विस को आप ये देखिए, पूरे विश्व की अगर पर्यावरण की सर्विस को हम मोनेटाइज करें, मोनेटाइज मतलब पैसे में देखें, तो कम से कम 40 ट्रिलियन, क्या 40 ट्रिलियन डॉलर, 40 ट्रिलियन अरब डॉलर की सेवा पर्यावरण देता है, लेकिन उसको कोई जोड़ता नहीं है। अमेरिका 17 ट्रिलियन, 21 ट्रिलियन इस समय हो गया होगा। चीन 10-12 ट्रिलियन, भारत 3 ट्रिलियन। पूरे विश्व का देखेंगे तो 39 पहुंचता है। इन पूरे विश्व में जितना उत्पादन होता है उतना तो कौन देता है हमें? उतना हमें पर्यावरण देता है। ठीक है। अगला समाधान क्या है? ड्रेजिंग। ड्रेजिंग की को भी आप कह रहे, ड्रेजिंग किस स्तर पर की जानी चाहिए? वैज्ञानिक स्तर पर की जानी चाहिए। और ड्रेजिंग को वहाँ नहीं किया जाना चाहिए जहाँ पर क्या वेटलैंड है। औद्योगिक कचरे की डंपिंग रोकना चाहिए। औद्योगिक कचरे की डंपिंग को क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। घरेलू अपशिष्ट में और बढ़ा दीजिए। घरेलू अपशिष्ट को क्या घरेलू स्तर पर ही, या कह सकते हैं कहीं भी कोई क्षेत्र पर ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करो, प्लांट स्थापित किए जाएं, जिससे वहाँ पर मीथेन को निकाल सकें, जो भी हाइड्रोकार्बन है निकाल सके, उसको गैस के रूप में प्रयोग किया जा सके। अब ये सुझाव दे सकते हैं। प्लास्टिक का जमाव, इसको भी कह सकते हैं प्लास्टिक क्या नदियों में छोड़ा जाना बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि नदी में जब प्लास्टिक जाता है तो वो धीरे धीरे क्या हर जीव में पहुँचता है। मछली खाएंगे, समुद्र में गया, आप जाके डालिए नेट पर ग्रेट प्लास्टिक पैचेज, समुद्र में आपको ऐसे छोटे छोटे द्वीप मिल जाएंगे प्लास्टिक के। इतना प्लास्टिक हो गया है। और अध्ययन ये भी बताता है कि कुछ समय बाद, 10 साल 20 साल बाद प्लास्टिक समुद्र में मछली से ज़्यादा प्लास्टिक हो जाएंगी। तो इसको भी आप यहाँ कह सकते हैं। तो ये आपका समाधान का जो कह सकते हैं स्तर है, ये आपका समाधान यहाँ पर दृष्टिकोण, अपने समाधान में अपना दृष्टिकोण दिखा सकते हैं। ठीक है। ना किसी की आलोचना, ना किसी का कह सकते हैं किसी के पक्ष, एक कह सकते हैं मध्यम स्तर पर आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो ये इतना था ज्वार नद मुख के बारे में। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।